Good morning. Again, adjust my greetings according to the time you are watching this. So today I am here to discuss one of the most important topic for the class 12th, and that is the substitution reactions. So before starting the substitution reaction, I have to talk about a little bit about organic chemistry, what it is and what are the things we have to discuss in the organic chemistry. So let's begin. When we start about organic chemistry, we deal with the carbon, and it's completely about the chemistry of the carbon. And when carbon forms the product, generally there are three types of the product. That is, one is alkane, then alkene, then alkynes. So now, in substitution reaction, what we have to studied in the class 12th or in the JEE or in the NEET, I am going to deliver that much content only, and it is alkanes which are converted into the alkyl halides, and then the alkyl halides undergoes these type of reactions. So first we have to understand a little bit about the organic reaction before starting the substitution reaction. तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जनरली क्या होता है, हमारे पास कार्बन के साथ कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है. अब अगर आप 12th लेवल पे हैं तो आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं. फंक्शनल ग्रुप कार्बन के कंपेयर में जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो फंक्शनल ग्रुप की तरफ रहती है, जिसके कारण फंक्शनल ग्रुप में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और उसके कारण इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आती है. नाउ इसी पोलैरिटी के कारण ये सारे के सारे सब्सटेंसेस अंडरगो करते हैं केमिकल रिएक्शन को. नाउ अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो जितनी भी टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, उन सारी की सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अगर एक चीज हम लोगों को पता करनी है वो सिर्फ ये है कि अगर हमको, और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्राइटेरिया है, दिस इज द बेसिक थिंग. अगर आपको कोई भी रिएक्शन नहीं आती है, आप लोगों को कोई भी रिएक्शन रटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि रिएक्शन रटी हुई होनी चाहिए. आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में दो चीजें पता होनी चाहिए. पहली चीज जिसको कि न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, अगर आपको पता है कि कौन सा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, अगर आप ये पता लगा सकते हैं, और दूसरी चीज कि ये अटैक किस इलेक्ट्रोफाइल पे करेगा. अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसके कारण हम किसी भी रिएक्शन का, एंड आई एम टेलिंग दिस, आइदर द रिएक्शन इज जस्ट पब्लिश्ड, यू कैन डिटरमिन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. इट इज ऑलवेज द न्यूक्लियोफाइल विच अटैक ओवर द इलेक्ट्रोफाइल. तो हमको ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर बस इतना ढूंढना है कि कौन सा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है. हमेशा न्यूक्लियोफाइल जाकर के ही इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, और उसके बाद लिविंग ग्रुप और इनकी टेंडेंसी के कारण हम लोग रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं. तो अगर हमको ये दो चीजें ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर पता चल गई है तो हमारी 90% ऑर्गेनिक रिएक्शन खत्म हो चुकी है. तो वही सारी चीजें हम लोग देखेंगे. न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल 11th क्लास में पढ़ते हैं. इस पे बेसिक हम लोग कार्बो जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं उनके लिए जल्दी लेक्चर लेकर के आएंगे, पर अभी हम लोगों का जो मेन टॉपिक है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो अब हम दोबारा से उसी पे आते हैं. नाउ किस में करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? जनरली जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये हम लोग प्रिफर करते हैं, ये कराई जाती हैं. ये 12th में जो चैप्टर है हमारे पास वो है एल्काइल हैलाइड्स में. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. अगर 12th के बोर्ड के हिसाब से देखें तो 3 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आता है. अगर हम लोग इसको जेई और नीट के हिसाब से देखें तो उसमें भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इनकी प्रेफरेंस की ऑर्डर बताइए, किस तरह का रिएक्शन होगी, कौन सी SN1 में होगी, कौन सी SN2 में होगी. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, और कई बार डायरेक्ट रिएक्शंस करते हुए भी आते हैं. तो उस हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि सेकेंड बुक है 12th की केमिस्ट्री की, उसका जो पहला चैप्टर है उसी में ये रिएक्शंस दी हुई हैं, और कई बार इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह से रिएक्शन में जाएगा. तो उस सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड्स, जैसे मैंने कहा कि केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन की केमिस्ट्री है, और कार्बन की केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एल्केन. जो कार्बन पहले प्रोडक्ट बनाता है वो है एल्केन. नाउ इन एल्केन में जनरली क्या होता है, हम लोग
जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो इन ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप। जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन हमारे पास होते हैं CnH2n+2, और जो हमारे पास उसके बाद एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ग्रुप बनते हैं वो होते हैं CnH2n+1 विच इज एल्काइल ग्रुप। अगर इन एल्काइल ग्रुप में हम लोग हेलोजन को ऐड कर दें, दैट इज CnH2n+1 एंड X, इन ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं एल्काइल हैलाइड्स। और क्लास 12 के अंदर हम लोग इन्हीं ग्रुप की रिएक्शंस को पढ़ते हैं कि ये जितनी भी एल्काइल हैलाइड्स हैं ये किस तरह से रिएक्शन के अंदर जाते हैं और किस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। नाउ द सेकंड थिंग, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कौन देंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, तो कैसे और क्यों। तो क्यों का आंसर हम लोग अब देने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन ही क्यों, किसी और टाइप की रिएक्शन क्यों नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए ये सारे के सारे देता है एल्काइल हैलाइड्स क्योंकि ये सारे के सारे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्वेश्चन उठता है सैचुरेटेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ। तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल का मतलब है जहां पर कार्बन क्या सारे जो बॉन्डिंग है, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, हमको इसको पता है, और वो चारों बॉन्ड उसने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ बनाए हुए हैं। चारों के चारों उसके सिंगल बॉन्ड है, चारों के चारों बॉन्ड वो बना चुका है। उस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं इट इज अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। तो एल्काइल हैलाइड्स या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सैचुरेटेड है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। जैसे कि हमको नाम से भी पता चल रहा है किसी का सब्स्टिट्यूट होना, तो सब्स्टिट्यूट वहां पर होगा, कोई नया किसी और को हटा करके आएगा, वहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट वहीं पे कोई चीज होगी जहां पर वो पूरी तरह से फुलफिल है। इसके अलावा केमिस्ट्री में एडिशन होता है, एलिमिनेशन होता है। एडिशन वहां पर होगा जहां पर जगह बची हुई थी पहले से, अगर वहां पर ऑक्यूपेंसी है, वैकेंसी है, तो वहां पर होगा। इसको एक जनरल तरीके से अगर हम बताएं तो एक कॉलेज का एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर आप जो भी इसमें देख रहे हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉलेज में जाने की, पर अभी आप नहीं हैं, या फिर अगर आपने ड्रॉप किया है, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, या आप कॉलेज में हैं, तो आप जिस जगह पर हैं आप वहां से एक जगह आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, बट अभी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अभी हर चीज फुलफिल है। तो जो बच्चे 12th की तैयारी है कर रहे हैं वो अब 12th से बाहर निकलेंगे तो एक जगह खाली होगी, और उस जगह को 11 के बच्चे भरेंगे, फिर एक जगह खाली होगी जिसे 10 के बच्चे भरेंगे, देन इस तरह से 9th, और जाते जाते फिर से फर्स्ट में एडमिशन होगा। पर अभी राइट नाउ वो काम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर सब्स्टिट्यूशन यानी कि कोई भी वैकेंसी नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सैचुरेटेड है, हर जगह फुल है। इसी तरह से आप कॉलेज में देखो, जो बच्चे ड्रॉप हैं वो कॉलेज तो जाना चाह रहे थे पर वो कॉलेज नहीं जा पाए, क्योंकि कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उनको अपना पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उन सारे बच्चों को जो चीज़ें थी, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो कॉलेज में नहीं पहुंच पाए। इन सारी चीज़ों के कारण वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर वो अभी सारे प्रिपरेशन मोड में हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सैचुरेटेड हैं, तो अगली बार आकर के वो एफर्ट डालेंगे जब वैकेंसी बनेगी। वैकेंसी कब बनेगी? जब फाइनल ईयर के बच्चे पास आउट होकर के जा चुके होंगे, तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी, फिर उसी वैकेंसी के लिए वो एफर्ट मार रहे हैं। तो इसी तरह से लाइफ गोज ऑन फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन दिखाते हैं? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। नाउ क्या होता है इसमें, वो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें एल्काइल हैलाइड्स की, तो मैंने जैसे बताया कि एल्काइल हैलाइड्स, एक जनरल एल्काइल हैलाइड की बात करें, CH3Cl को लेकर के चलते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि कार्बन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ है, क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है क्लोरीन की, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। उसके कारण कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसके कारण इसमें पोलैरिटी का आना, और पोलैरिटी आने के कारण कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनने के कारण कार्बन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जो कार्बन का सेंटर है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और जो हमारा क्लोरीन है ये एक फंक्शनल ग्रुप तो है ही, पर उसके साथ साथ एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है।
तो अब क्या होता है अगर मुझे इसमें रिएक्शन करवानी हो? इन अ जनरल आइडिया पहले हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको सोचते हैं और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये पर्टिकुलरली फिट बैठती हैं SN1 और SN2 में। अगर हम ब्रॉडली बात करें, हमारे पास जो ग्रुप है कार्बन और क्लोरीन का, अगर मुझे इस कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना है बाय एनी मीन, बाय एनी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें क्लोरीन बाहर होगा। अब अगर हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो जनरली रिएक्शंस हो जाती हैं, उसके बाद मैकेनिज्म डिस्कवर्ड होती है। अब मैं यहां पर सोचूं कि कैसे ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा होगा, किस तरह से ये प्रोडक्ट बना होगा। तो लेट अस गो थ्रू द वेरियस वेज हाउ कैन दिस प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई कार्बन और जो क्लोरीन है, क्योंकि ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है, उसके कारण बॉन्ड लंबा है। बॉन्ड लंबा है तो क्लोरीन ने, क्योंकि क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना करके क्लोरीन अपने आप निकल गया होगा। और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया होगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, एक केस ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल ने देखा कि कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन कार्बन से दूर है, इलेक्ट्रॉन दूर है, तो मैं जाकर के न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, इट इज ऑलवेज अ न्यूक्लियोफाइल विच अटैक ओवर द इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करा होगा कार्बन पे। नाउ साइमल्टेनियसली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन अ carbon and nucleophile, and there is breaking of bond between carbon and the living group, and finally the living group depart, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन सकता है। कहने का मतलब हमारे पास दो तरीके हैं जिन दो तरीकों से ये काम किया जा सकता है। अब इसको एक तरीके से, एक एग्जांपल से समझते हैं, और जब हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे होते हैं तो बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल देने का मैं कोशिश करता हूं। तो दोबारा से इस चीज़ को, इन दोनों एग्जाम्पल को बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों चीज़ों को। मान लीजिए ऐसा सोचते हैं कि हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं। अब उस ट्रिप पे जाने के लिए हम लोगों को सारे की सारी बॉयज ट्रिप है, हम लोग दोस्त लोग हैं, या बॉयज ट्रिप ना बोल करके हम इसको फ्रेंड्स की ट्रिप कहें, और वी ऑल आर एडजस्टेबल, हम लोग एडजस्ट हो सकते हैं। हमको जरूरत नहीं है कि पहले हमारी गाड़ी बुक होनी चाहिए, हमारे होटल्स बुक होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वी ओनली वांट टू एक्सप्लोर। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस कि भाई हमारी गाड़ी पहले से बुक होगी, या फिर ऐसे देखेंगे हम लोग कि यार हम लोग किसी भी पब्लिक ट्रैवल से जा सकते हैं। अगर आपका आंसर पब्लिक ट्रैवल है तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या, क्योंकि ये एक बॉयज ट्रिप है तो, या एक फ्रेंड्स का ट्रिप है, तो एक्चुअली में जनरली एक डेस्टिनेशन भी फिक्स नहीं होती है, जहां तक पहुंचा जाए वहीं पे मस्ती कर ली जाएगी, वहीं तक पहुंच लिया जाएगा। तो सेकंड थिंग इज दिस, यानी कि हमारी डेस्टिनेशन के लिए भी हमें नहीं पता है कि हम किस तरह से पहुंचेंगे, कहां पर पहुंचेंगे। अगेन क्योंकि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, और अगर किसी ने हमें बताया है कि इसका टाइम जो है वो 10 बजे है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है वो 10 बजे है, तो हम लोग कोशिश जनरली ये करते हैं कि 9:30 बजे तक उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पहुंच जाएं। थोड़ी देर वेट करना पड़े पर हमें अपनी पसंद की सीट मिल जाए तो हम उस सीट पे बैठ जाएंगे, या फिर 10 बजे से तो पहले ही आने की कोशिश करें ताकि हमको एटलीस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए। ये डिपेंड नहीं करता है उसके बाद कि हम लोगों को कौन सी सीट मिली, बस हम लोगों की अगर डेस्टिनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग डेस्टिनी पे जाएंगे। यानी कि थोड़ी देर हमको कहीं पे रुकना पड़ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जाते ही सीट मिले, ऐसा हो सकता है जाते ही सीट मिल जाए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जाते ही गाड़ियां मिल जाए और उस गाड़ी में सीट भी हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग जा रहे हैं, हमको गाड़ी दिख तो रही है पर गाड़ी में सीट ही नहीं है। सो इट मैटर। ये बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर डिपेंड करेंगी। उसके बाद क्या ऐसी ट्रिप पे वो इंसान जा सकता है जो फिट नहीं है, या कोई ऐसा जा सकता है, या आप अपने साथ उसको ले जाएंगे जो बहुत सारे नखरे करता है? ऑब्वियसली नो। और फाइनली जब आप जाएंगे तो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को बहुत जल्दी पहुंचना है तो यू कैन गो विद एनीवन, यू कैन सिट इन अ
बस, यू कैन सिट इन अ ट्रैवलर, यू कैन सिट इन अ मैक्स जो कि हमारे पहाड़ों में चलती है। आप किसी में भी बैठ सकते हैं, किसी भी सीट पे भी बैठ सकते हैं, इट डजेंट मैटर। उसी की तरह अगर हम लोग दूसरी चीज को बात करें कि कहीं आपका एडमिशन होना है, जैसे कि आप सब लोग अब 12th में पढ़ रहे हैं, तो 12th के बाद आप लोग कहीं एडमिशन लेंगे, और जिस दिन आप एडमिशन करवाने जाएंगे, क्या उस दिन भी ऐसा कैओस होगा आपके घर में कि आज तो हम लोग ट्रिप पे निकल रहे हैं? नहीं। उस दिन क्या होगा, 3-4 दिन पहले से आपकी पैकिंग हो जाएगी, आपके सामान पैक होने लगेंगे, किसी ड्राइवर से आप लोगों ने बात कर ली होगी, वो ड्राइवर आकर के आपको कहेगा, समय लेगा आपसे, उस समय से पहले पहुंचेगा, आपको नीचे पे जाकर के उसका वेट करने की जरूरत नहीं है, आप उसी समय नीचे जाएंगे जब आप उसे बोलेंगे कि हाँ भाई ये पहुंच चुका है या नहीं। आपका सामान पहले से पैक होगा, प्री प्लान सब चीज हो चुकी होंगी, आप अपनी पसंद से सीट डिसाइड करोगे कि मुझे कहां पर बैठना है। एंड द मोर थिंग इज कि एक एग्जैक्ट मोमेंट पे जब आप लोग अपना सामान रख रहे होंगे, तो कुछ टाइम पे जो आपके घर में आपने सबसे पैक करा है सामान, जो सबसे आगे रखा है, जब उसको गाड़ी में पैक कर रहे होंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी रहेगा जब आपका सामान ना तो घर में है ना आपकी गाड़ी में है। उस पर्टिकुलर स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और फाइनली ऐसा होगा कि आपके घर का जो सबसे पीछे का सामान था वो आप लोग अपने हाथ में लेकर के लास्ट में आएंगे, जो सबसे आगे होगा। आपकी पसंद की सीट है, सब चीज आपके पसंद का है, इट डजेंट मैटर कि आपने कितनी देर लगाई, क्योंकि आपने टाइम ले रखा है, आपने टाइम से बोल रखा है। यह पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर की है कि वो पहुंचे। अगर आप इन दोनों सिनेरियो को समझ चुके हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि जो मैंने पहला केस बताया वो है SN1 रिएक्शन, और जो मैंने दूसरा केस बताया वो है SN2 रिएक्शन। और आपके पास 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है, जो कि रेगुलरली 3 से 4 नंबर का आता ही आता है, वो ये है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। और अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से आता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग्स विच वेज द रिएक्शन प्रोसीड, SN1 और SN2। तो अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है। स्टार्ट करते हैं SN1 से। Now, what is SN1? SN1 is substitution nucleophilic unimolecular reaction. क्या है ये? इनके बारे में थोड़ा पढ़ करके देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग SN1 की बात करें तो ये एक तरह का बॉयज ट्रिप है, जो कि घूमने जा रहे हैं, जिनको कि किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बस ये घूमने निकल चुके हैं। इन्होंने रात में बैठे बैठे प्लान बनाया और सुबह इन्होंने कहा कि निकलो। बस इनको ये पता था कि गाड़ी जो है वो 10 बजे आने वाली है, तो अगर गाड़ी 10 बजे आने वाली है तो 9:30 बजे जा करके वेट करेंगे। उसी तरह से अगर कार्बन और क्लोराइड का बॉन्ड है तो इस केस में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, इनको वेट करना पड़ेगा गाड़ी के लिए, यानी कि किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा, और वो चीज है अपना आलस और अपने बेड, अपना रूम। तो जब ये इसी तरह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में जब ये बॉन्ड, स्टेप फर्स्ट जो होता है, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। भाई बेड छोड़ा नहीं जाता है, आलस वो त्यागा नहीं जाता है। अगर वो आलस त्याग लेंगे तो हर समय आप लोग ट्रिप पे घूम सकते हैं। तो उसी तरह से दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप when this bond is breaking and there is the formation of carbocation. This is the intermediate. The carbocation is formed which is an intermediate, और ये वही इंटरमीडिएट है जो आप लोग वेट कर रहे हैं बस का। 9:30 बजे पहुंच चुके हैं, 9:45 तक पहुंच चुके हैं, 9:50 तक पहुंच चुके हैं कि बस आने वाली है। नाउ स्टेप 2, क्योंकि आपने बहुत देर वेट कर दिया है, अब आपको मैटर ही नहीं करता कि कौन सी चीज आने वाली है। कोई भी आए, कैसी भी बस आए, वहां पर ये नहीं देखोगे कि ये यार ये तो भाई उत्तराखंड रोडवेज की है, इसमें तो नहीं बैठूंगा, हिमाचल रोडवेज वाली में बैठूंगा, या फिर ये तो मैक्स है, या फिर ये ड्राइवर तो शकल पसंद नहीं है, या फिर इस बस का मुझे लोहा पुराना लग रहा है। कोई भी बस वहां पर आया, वो जाकर के आप लोग उसमें बैठेंगे, किसी भी सीट पे आपको जो भी खाली मिलेगी आप बैठ जाएंगे, और उस तरह से आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड, इट कैन अटैक फ्रॉम अदर साइड, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं।
तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी नो अबाउट इट, दैट द SN1 रिएक्शन इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन है वो एक 2-स्टेप रिएक्शन है। व्हाट इज द सेकंड थिंग वी नो अबाउट इट, कि जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो स्लोएस्ट है। और अगर अभी तक, क्योंकि आप लोग सारे 12th में हैं या 12th के वीडियो देख रहे हैं, तो अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे, जेई की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो काइनेटिक्स का पोर्शन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिन स्टेप। व्हाई इट इज सो, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं कि भाई हमेशा अगर आप लोगों को क्लास में किसी टीचर ने कभी पढ़ाया है, तो वो जब भी आपसे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता होगा या आपसे कोई क्वेश्चन करता होगा, तो आपकी क्लास में जनरली किसी भी उस इंसान से पूछ लेता होगा कि क्या तेरी समझ में आ गया, तो ही कंफर्म्स दैट कि अगर इसकी समझ में आ गया तो शायद सबकी समझ में आ गया है। या फिर आप लोगों ने कभी कोई गेम खेला होगा, या फिर आप लोगों ने कभी कोई ग्रुप चीज में पार्टिसिपेट करा होगा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा होगा, यू ऑलवेज बैक यूर द स्लोएस्ट और वीकेस्ट पर्सन कि यार अगर ये निकल जाए तो उसके बाद तो शॉर्ट है। या फिर अगर आप कॉलेज में हैं तो फिर आप लोग अपने सब्जेक्ट को देखते होंगे कि यार इसकी बैग निकल जाए तो फिर शॉर्ट है। सो इट इज ऑलवेज द स्लोएस्ट स्टेप विच डिसाइड हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, एंड इट इज ऑलवेज नोन एज इन काइनेटिक्स रेट डिटरमिन स्टेप। इसको RDS कहते हैं और इसी के हिसाब से हम लोग रेट लिखते हैं। और रेट होता क्या है काइनेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत जल्द ही एक वीडियो हम लोग उसमें लेकर के आ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नाउ क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट सिंगल है तो उसका जो ऑर्डर यहां पर निकल करके आता है वो ऑर्डर निकल करके आता है 1, इसीलिए इसको कहते हैं SN1, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के कारण हो रहा है और ऑर्डर एक है, इसीलिए यूनिमॉलिक्यूलर। सो दिस इज द SN1 रिएक्शन। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस ट्रिप पे, जिस ट्रिप की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इस पे जाना है जिसमें कि पूरे के पूरे फ्रेंड्स का ट्रिप है, तो आप कभी भी कोशिश यही करेंगे कि उस एक पर्सन को अवॉइड करें जो आपके साथ बहुत ज्यादा चिकचिकबाजी करेगा, या फिर आप उसको अवॉइड करेंगे जो कि अपने आप ट्रैवल नहीं कर सकता है, जिसको आपको खर्चा उठाना पड़े या बोझ उठाना पड़े। व्हाट आई कैन से, यहां पर हर वो इंसान इंटरमीडिएट बन सकता है, हर वो चीज इंटरमीडिएट रह सकती है जो अपने आप में काफी देर तक स्टेबल रह सकती है। यानी कि अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कहूं तो वो यही है कि अगर इंटरमीडिएट बन सकता है भाई तो ये रिएक्टिव है, अगर ये इंटरमीडिएट नहीं बन सकता है तो ये रिएक्टिव नहीं है। सो दिस गोज लाइक टर्शियरी कैटायन is much more stable than secondary cation, is much more stable than primary cation, and then we goes with the CH3Cl। कुल जमा बात ये कि यहां पर जो बॉन्ड टूटेगा तो ये इस इंटरमीडिएट की ही स्टेबिलिटी पे बात करेगा। जितनी जल्दी इंटरमीडिएट बन सकता है उतनी ही जल्दी रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल है उतनी ज्यादा रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। सो इसके अलावा क्या स्टेबिलिटी होती है? इसके अलावा दो और ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, विचार CH2 अगर यहां पर पॉजिटिव है और आपका एलाइलिक। तो एक हमारा एलाइलिक कैटायन और बेंजाइलिक कैटायन, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनका जो रीजन है, एक तो आप लोग पढ़ चुके हैं, रिजोनेंस के कारण ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और उसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ऐसे ही एलाइलिक पोजीशन के कारण भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है कई जगहों पे। और आई एम कोटिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लेडन। उसमें हमें एक और चीज बताई गई है कि अगर कोई भी कैटायन, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बगल में पड़ा हुआ है तो वो कैटायन अनस्टेबल होता है। बट यहां पर एक और इफेक्ट है विच इज रिजोनेंस बाय दिस, और रिजोनेंस के कारण ये कुछ इस तरह से बन सकता है। ऑल्दो ऑक्सीजन डज नॉट बेयर द पॉजिटिव चार्ज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट
ये भी स्टेबल होता है. दिस ऑल्सो शोज द SN1 रिएक्शन एंड आई एम कोटिंग दिस विद द बुक क्लेडन. सो इट इज रिटन इन दैट बुक. आई एम कोटिंग दैट बुक ओनली. So this is the order of reactivity: tertiary, secondary, primary, then CH3Cl, then benzylic, allylic, then सेम रिएक्टिव होते हैं. इसमें क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो ये ज्यादा होगा. इसमें एग्जैक्टली सेम बनते हैं. दिस ऑल्सो इज द क्वाइट गुड रिएक्टिव. एंड अ कार्बोकैटायन नेक्स्ट टू अ हेटेरोएटम विच आर हैविंग द लोन पेयर. अगर लोन पेयर है तो उसके कारण उसमें रेजोनेंस आ सकता है. एंड रेजोनेंस इज अ मच मोर powerful than the electronic effect, like the withdrawing of the electronegativity. So electronegativity से इलेक्ट्रॉन को withdrawn करना is electronic effect which is less compared to the resonance which is a field effect. Sorry, resonance is much more stable than the minus I of the oxygen. तो ऑक्सीजन का जो रेजोनेंस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू उसके माइनस आई से. तो इसलिए ये भी स्टेबल होता है. नाउ व्हाट अबाउट द न्यूक्लियोफाइल. देखिए जैसे हम लोगों ने कहा कि ये डिपेंड ही नहीं करता कि कौन सी गाड़ी आएगी, कोई भी गाड़ी आ जाए, एनीथिंग. सो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डजंट मैटर. यू कैन मेक न्यूक्लियोफाइल इवन वाटर इज बेस्ट कह सकते हैं हम लोग. बहुत ही ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल यहां पर होता है. पानी से भी हम लोग यहां पर अल्कोहल बना लेते हैं. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल फॉर द SN1 टाइप ऑफ रिएक्शंस. उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर एक और चीज की कि रिएक्शन को जब हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है, इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट के बाद न्यूक्लियोफाइल आता है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा. तो यहां पर क्योंकि हमारे पास एक कार्बोकैटायन है एंड इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल, तो प्लेनर मॉलिक्यूल जो है वो एक तरह से प्लेन में रहता है. तो इस पे जो अटैक होता है वो या तो अबव द प्लेन होगा या तो बिलो द प्लेन होगा. अगर अटैक अबव द प्लेन होगा तो भाई हम लोग कहेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो अबव द प्लेन आया है, उसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखा देंगे. और अगर अटैक बिलो द प्लेन होगा तो हम लोग कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन आया है, तो हम लोग कुछ इस तरह से दिखा देंगे. चांसेस दोनों के हैं. अटैक कैन बी फ्रॉम द अबव द प्लेन, अटैक कैन बी फ्रॉम बिलो द प्लेन. अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है. एंड 50-50% चांसेस ऑफ बोथ अटैक. सो वी कॉल्ड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द SN1 रिएक्शन कि इसमें रेसमिक मिक्सचर्स बनते हैं. और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाने की बात करें तो हाउ द ग्राफ इज प्रोसीड. द फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप एज वेल एज रेट डिटरमिन स्टेप. तो इसका जो एनर्जी बैरियर होता है वो बहुत ज्यादा होता है. मैं यहां पर बना देता हूं. अगर हम लोग एनर्जी के साथ रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात करें, हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, यहां पर आपके रिएक्टेंट है and it proceed with the slow high, then the second step is the faster step, slowest step, and then there is the formation of product. तो 2 स्टेप में हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है. पहले की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, टोटल एनर्जी बैरियर जिसको क्रॉस कर करके जाना है वो ज्यादा है बिकॉज इट इज द स्लोएस्ट स्टेप. एंड नाउ वी आर कंप्लीट विद द 1, 2, 3 point, 4 point, 5, 6 and 7 point in the SN1 type of reaction. लिविंग ग्रुप आप का अच्छा होना ही चाहिए, तभी जाकर के ये पहली रिएक्शन प्रोसीड करेगी. इट हैज टू बी अ गुड लिविंग ग्रुप. इफ इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप देन दिस रिएक्शन डजंट प्रोसीड. सो दिस इज ऑल अबाउट द SN1 रिएक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट. आपके पास क्वेश्चन कैसा आता है उसको भी एक बारी में मैं बता देता हूं. जो 12th के बच्चे अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस. तो आप टेबुलर फॉर्म में उसको बनाएं, एक साइड SN1 को लिखें, एक साइड SN2 को लिखें. ये 7 पॉइंट आप SN1 में लिखें, 7 ही पॉइंट मैं SN2 में बताऊंगा, वो 7 पॉइंट लिखें. ग्राफ बनाएं, 3 में से 3 मार्क्स आपके पूरे मिलेंगे. आप वैसे 5 तक भी लिख सकते हैं. ग्राफ को जरूर इंक्लूड करें. ग्राफ से आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी झलकती है. अगर आप ग्राफ को इंक्लूड करते हैं उससे आपके जो एग्जामिनर है उसको पता चलता है कि बच्चे को एक्चुअली में चीजें आती हैं. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, that is SN2 reaction.
अगर SN2 रिएक्शंस की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्लान्ड तरीके की रिएक्शन है। जब हम लोग एक ट्रिप पे निकल रहे हैं और एक प्लान तरीके से ट्रिप पे निकलने जा रहे हैं तो ये वो तरह की रिएक्शन है। सब चीजें पहले से प्लान्ड हैं, आप लोगों को पता है, आपके पास आपने गाड़ी पहले से बुक करके रखनी है, आपने सामान पहले से बुक करके रखा हुआ है, गाड़ी आप सामान के हिसाब से देखोगे, दिस इज योर चॉइस, आपको कौन सी गाड़ी बुक करनी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मैक्सी करनी है, आप किसी और गाड़ी में जा सकते हैं, आपका अपना पर्सनल व्हीकल हो सकता है, आप किसी में भी जा सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका सामान कैसा है, कितना है, उस हिसाब से आप जाएंगे। आपकी चॉइस की सीट है, आपके चॉइस का टाइम है, सब चीज आप पे डिपेंड करती है। तो दिस इज SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अगर हम लोग SN2 रिएक्शंस की बात करें तो SN2 रिएक्शंस में एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर जो हमारा कार्बन और हेलोजन को मान लेता हूं मैं, पूरे ही X मान लेता हूं इनको, Cl से स्पेसिफिकली नहीं, सारे के सारे जितने भी हेलोजन है, वो सारे के सारे हेलोजन में यहां पर हमारे पास क्या जो रिएक्शन प्रोसीड करती है, वो रिएक्शन प्रोसीड इस तरह से करती है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक विदाउट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। यहां पर बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब यहां पर अगेन दो चांसेस है, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है, बट ये पाथ से अटैक नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि जो हेलोजन है इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो देयर इज रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर। जो लोन पेयर प्रेजेंट है न्यूक्लियोफाइल के और जो लोन पेयर प्रेजेंट है हेलोजन के, उनके बीच में रिपल्शन होता है, जिसके कारण वो न्यूक्लियोफाइल को सामने से नहीं आने देता। तो सामने से नहीं आने देता है तो यहां पर जो अटैक होता है, दैट अटैक इज फ्रॉम द बैक साइड। तो ये जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, दिस इज फ्रॉम द बैक साइड। और बैक साइड से अटैक होने के कारण देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट। नाउ व्हाट इज अ ट्रांजिशन स्टेट? इसको आप लोग इस तरह से समझ लीजिए कि आप लोग अभी 12th में हैं और पेपर दे देंगे। पेपर देने के बाद 3 महीने तक आप लोगों का रिजल्ट अवेटेड रहता है। उस बीच में आप लोग कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लीजिए आपका नीट का रिजल्ट आ चुका है, आपके अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, या जेई का रिजल्ट आ चुका है, आपके अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, पर कॉलेज का रिजल्ट अभी आया नहीं है। आपको पता है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आप उसके बारे में सोच तो रहे हैं। सो यू आर फॉर्मिंग अ कनेक्शन विद द न्यू कॉलेज, बट येट यू आर नॉट ब्रेकिंग द कनेक्शन विद योर ओल्ड स्कूल। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। हम एक नई जगह पे जा रहे हैं। इसको एक और तरीके से समझ लीजिए, कोई एक एम्प्लॉय है जो नोटिस पीरियड पे है। अगर वो नोटिस पीरियड पे है तो वो 1 महीना या 1.5 महीना जो उसका नोटिस पीरियड है, उस नोटिस पीरियड में वो अपनी कंपनी से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और एक नई कंपनी में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इस पूरे टाइम फ्रेम के बीच में ना तो वो पूरी तरह से अपनी पिछली कंपनी में है, ना ही वो पूरी तरह से अपनी नई कंपनी में बन चुका है। देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट। अगर कार के एग्जांपल से समझना चाहें तो आपकी क्लास में जो आपने जब कार में पैकिंग करी, आपके मान लीजिए 4 बैग हैं, आपने 2 बैग रख दिए हैं कार में और 2 बैग आपके घर में बचे हुए हैं। अचानक से आपका कोई पड़ोसी आपको मिला, उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा आज कॉलेज जा रहे हो, पहला दिन है, पैकिंग हो गई है। आपने कहा हो गई है, सामान रख दिया है। नाउ यू डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर आंसर, क्योंकि आपने 2 बैग रख दिए हैं, 2 बैग आपके बचे हुए हैं, तो सामान रख भी दिया है और सामान बचा हुआ भी है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। एंड फाइनली द बॉन्ड ब्रेक्स, this bond is forming, this bond is breaking and leaving group depart. This is known as SN2 reaction. Now this entire thing happened in a single step. So this is a single step reaction. पूरी की पूरी चीज एक ही स्टेप में होती है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज here is the formation of intermediate, here is the formation of transition state. यहां पर कोई
इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इंटरमीडिएट नहीं बनता है तो बैक साइड अटैक के लिए आपको जगह चाहिए। बैक साइड अटैक के लिए अगर आपको जगह चाहिए तो हम लोगों को पता है कि हम लोग अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखें तो दैट गोज विद सबसे ज्यादा CH3Cl या CH3 हेलोजन, देन प्राइमरी कार्बन, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। अगर यहां पर भी हम लोग बात करें व्हाट अबाउट द बेंजाइलिक एंड द एलाइलिक, तो बेंजाइलिक और एलाइलिक क्योंकि अगर दोनों के दोनों प्राइमरी हैं दे गोज फास्टर अगेन बिकॉज ऑफ द रिजोनेंस इफेक्ट। तो अगर बेंजीन के साथ जो बेंजाइलिक कैटायन है वो प्राइमरी है जैसे कि इस केस में है, इट गोज फास्टर। एलाइलिक के साथ जो है अगर प्राइमरी है इट अगेन गोज फास्टर, यानी कि इट कैन गोज विद SN2 एज वेल एज SN1। एंड अगेन अ कैटायन नेक्स्ट टू अ हीटेरो एटम, if it is, again I am quoting the same book Claydon, if it is primary so the reaction goes fast, if it is not then the reaction is not going that much in SN2। फोर्थ थिंग, अगर हम लोग यहां पर रेट की बात करें तो रेट में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट, और यहां पर जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो हमारे पास हेलोजन भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन मैटर करता है और ऑर्डर जो हमारा निकल करके आता है वो है 2। सो द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, व्हाई इट इज बायमोलिकुलर बिकॉज द ऑर्डर इज 2। सो द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मैटर्स। यहां पर हम लोग पानी से नहीं बना सकते हैं, यहां पर हमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं विच कैन अटैक ओवर देम एंड दे कैन फॉर्म द बॉन्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। अगर हम लोग यहां पर लिविंग ग्रुप के ऑर्डर की बात करें तो क्योंकि लिविंग ग्रुप को भी निकलना है तो वो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी निकलेगा, यानी कि अगर हम लोग हेलोजन में बात करें तो I नेगेटिव मच Br नेगेटिव कंपेयर टू क्लोरीन नेगेटिव, इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती है। इसके अलावा वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर हम लोग पानी की बात करते हैं हमारे पास मिसाइलेट्स होते हैं, टोसाइलेट्स होते हैं, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये अगर हमारे पास रिएक्शन में प्रेजेंट है तो रिएक्शन बहुत जल्दी प्रोसीड करती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं, यहां पर देयर इज इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री। कार्बन के साथ जिस जगह पे हमारा पहले लिविंग ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था वहां पर से बिल्कुल अपोजिट पे अब न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। रीजन मैंने शुरू में ही बताया, अटैक फ्रॉम द बैक साइड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फ्रॉम द फ्रंट साइड। सो देयर इज इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री। एंड फाइनली इफ वी मेक द रिएक्शंस, तो हमारा जो एनर्जी का डायग्राम है वो कुछ इस तरह से जाता है। यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी, ये आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। सिंगल स्टेप में आपका प्रोडक्ट बनता है एंड दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। सो इफ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 द ओनली विद द हेल्प ऑफ ओनली ग्राफ, तो SN1 goes with the 2 steps, so there are the 2 peaks. First one always be in the higher, second one is lower because of the energy gap. First one is the slow process, slow step है, slow step होने के कारण जो पहला स्टेप है उसकी एनर्जी ज्यादा है, दूसरा फास्ट है, फास्ट होने के कारण वो जल्दी प्रोसीड करेगा। यहां पर एक ही स्टेप में होना है तो एक ही स्टेप में ये है। अगेन वी हैव द 7th थिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2। नाउ क्लियरली वी कैन सी कि अगर मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट आए और मेरे को कोई बोले कि यार ये SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा, तो हम लोग क्लियरली बता सकते हैं भाई अगर प्राइमरी कार्बन है तो वो ऑब्वियसली SN2 से जाएगा, अगर टर्शरी है ऑब्वियसली इट गोज विद SN1। व्हाट अबाउट सेकेंडरी? सेकेंडरी गोज विद नथिंग। ये वही है कि न 3 में न 13 में, कि इधर भी देख रहे थे उधर भी देख रहे थे और फिर कहीं के नहीं हुए। तो सेकेंडरी कार्बन डजंट goes for the substitution reaction. Again I am quoting the same book Claydon, कि सेकेंडरी कार्बन ना ही SN1 दिखा पाता है ना ही अच्छी SN2 दिखा पाता है। रिग्रेस मेथड में अगर हम लोग करना चाहें तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, SN1 भी SN2 भी, बट इट डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, ना ही SN1 ना ही SN2। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट,
हाउ द रिएक्शन, हाउ द क्वेश्चन अपीयर्स, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो अगर हम लोग एक आधे क्वेश्चनों को देख लें तो हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जेई या किसी भी चीज में हमारे पास जनरली इस तरह से प्रोसीड करा जाता है।